हेलो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम अमेंडमेंट्स इन कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे जो भी बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं। वैसे तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 104 अमेंडमेंट्स आई हैं जब से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है 1950 के अंदर, लेकिन जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स है वही हमें देखनी है। ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 395 आर्टिकल्स थे, 22 पार्ट्स थे और 8 शेड्यूल्स थे, लेकिन अमेंडमेंट होने के बाद ये 448 आर्टिकल्स हो गए, 25 पार्ट्स हो गए और 12 शेड्यूल्स हो गए। और जैसा कि मैंने बताया कि 104 अमेंडमेंट्स हुए हैं। और ये जो अमेंडमेंट होते हैं इसकी पावर हमें आर्टिकल 368 से मिलती है, जो कि पार्लियामेंट को पावर देता है कि वो अमेंडमेंट कर सके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, लेकिन वो बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड नहीं कर सकता। ठीक है, अब देखिए जो पहला अमेंडमेंट था वो 1951 के अंदर आया, जिसके अंदर 9th शेड्यूल को ऐड किया गया। जैसा कि पहले हमारे पास 8 शेड्यूल्स थे, इस अमेंडमेंट के बाद हमारे पास कितने शेड्यूल हो गए? 9 शेड्यूल्स हो गए, जिसके अंदर क्या बात की गई थी? लैंड रिफॉर्म्स को प्रोटेक्ट करने की बात की गई थी, जिसको जुडिशियल रिव्यू की स्क्रूटनी से हटा दिया गया, जो भी लैंड रिफॉर्म्स होते थे उनको। तो ये फर्स्ट अमेंडमेंट के अंदर हुआ। उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है वो है 7th अमेंडमेंट, जो कि 1956 के अंदर आई, जिसके अंदर क्या बोला गया कि हमारी जो स्टेट्स होती हैं उनको लिंग्विस्टिक बेसिस के ऊपर डिवाइड किया गया और जो पहले 4 कैटेगरीज के ऊपर क्लासिफिकेशन होती थी उनको खत्म किया गया। इसी बेसिस पे हमारे पास 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज आई। इसके लिए एक कमीशन बनाई गई थी जिसका नाम था स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। ठीक है, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है वो है 10th अमेंडमेंट, जिसके अंदर दादर एंड नगर हवेली को इनकॉर्पोरेट किया गया। इसी तरीके से ये जो आगे की अमेंडमेंट्स है ये सारी किसी ना किसी स्टेट को इनकॉर्पोरेट कर रही हैं। 12th अमेंडमेंट ने गोवा एंड दमन दीव को इनकॉर्पोरेट किया। 13th अमेंडमेंट ने स्टेट ऑफ नागालैंड को इनकॉर्पोरेट किया और एक उसको स्पेशल प्रोटेक्शन दी आर्टिकल 371A के अंडर। और ये कब दी? 1 दिसंबर 1963 के अंदर। ऐसी 14th अमेंडमेंट हुआ 1963 में, जिसके अंदर पुडुचेरी को इनकॉर्पोरेट किया गया, जिसको पहले पौंडीचेरी बोला जाता था, जो जब वो फ्रांस से फ्री हुआ। तो उसके बाद 22nd अमेंडमेंट की गई 1969 के अंदर, जिसके अंदर मेघालय को इनकॉर्पोरेट किया गया। ऐसे ही 36th अमेंडमेंट हुई 1975 के अंदर, जिसके अंदर सिक्किम को हमारी कंट्री में इंक्लूड किया गया। जैसे कि उनको पहले बोला गया था कि आप देख लो, आपको ठीक लगता है, तो उनको ठीक लगा तो फिर सिक्किम को भी हमारी कंट्री के अंदर इंक्लूड कर लिया गया। उसके बाद हमारे पास आया 38th अमेंडमेंट। 38th अमेंडमेंट 1975 के अंदर आया, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है, जिसके अंदर ये बोला गया कि जो डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी होगी, जो किसके द्वारा लगाई जाती है? प्रेसिडेंट के द्वारा लगाई जाती है, वो नॉन जस्टिसेबल होगी। मतलब कि अगर प्रेसिडेंट कोई इमरजेंसी डिक्लेयर करते हैं तो उनसे पूछा नहीं जाएगा कि वो क्यों उस इमरजेंसी को डिक्लेयर कर रहे हैं। इस अमेंडमेंट से पहले उनसे पूछा जा सकता था कि उन्होंने वो इमरजेंसी क्यों डिक्लेयर की। उसके बाद हमारे पास आई 39th अमेंडमेंट 1975 के अंदर, जिसके अंदर ये बोला गया कि कोई भी जो डिस्प्यूट्स होंगे किससे रिलेटेड, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर या फिर स्पीकर से रिलेटेड, वो जुडिशरी के स्कोप से बियॉन्ड है, वहां पे जुडिशरी कुछ नहीं करेगी। उसके बाद आया 42nd अमेंडमेंट, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है। इसमें से एग्जाम्स में बहुत बारी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं या फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंदिरा भी बोलते हैं। इसके अंदर हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज प्रिस्क्राइब की गई। ठीक है, और इसको हमने क्या बोला? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंदिरा भी बोला। और इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी वर्ड ऐड किया गया हमारे प्रियम्बल के अंदर। तो 42nd अमेंडमेंट के बाद ये तीनों वर्ड ऐड हुए थे, उससे पहले ये नहीं थे। और हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज के पार्ट को ऐड किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जो कि पार्ट 4A के नाम से अब जाना जाता है, जिसको हम आर्टिकल 51A बोलते हैं। और इसी के साथ साथ आर्टिकल 31D को भी ऐड किया गया, फॉर सेविंग लॉज इन रिस्पेक्ट ऑफ एंटी नेशनल एक्टिविटीज टेकिंग प्रेसिडेंस ओवर फंडामेंटल राइट्स। की जो हमारे पार्लियामेंट थी वो अब क्या बना सकती थी? एंटी नेशनल एक्टिविटीज अगर कोई करता है तो उसके अगेंस्ट लॉज बना सकती थी, और वो लॉज चाहे फंडामेंटल राइट्स को क्यों ना वायलेट कर रहे हो। और ये जो 42nd अमेंडमेंट थी, इसके अंदर 59 क्लॉज ऐड किए गए थे। तो आप समझ सकते हो कि कितना बड़ा ये एक तरीके से अमेंडमेंट था। इसके अंदर कितने सारे अमेंडमेंट्स आए, इसलिए इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला गया। उसके बाद 44th अमेंडमेंट आया 1978 के अंदर, जिसके अंदर राइट टू प्रॉपर्टी को डिलीट कर दिया गया फंडामेंटल राइट से, और इसको एक लीगल राइट बना दिया गया।
आर्टिकल 300A के अंदर ऐड करके पार्ट 12 के। तो इस तरीके से जो राइट टू प्रॉपर्टी था हमारा फंडामेंटल राइट से हटके लीगल राइट बन गया। फिर उसके बाद आया हमारा 52nd अमेंडमेंट जो कि 1985 के अंदर आया। इसके अंदर क्या किया गया, जो डिफेक्शन टू अनदर पार्टी आफ्टर इलेक्शन मेड इलीगल, की अगर कोई व्यक्ति इलेक्शन के बाद जो जीता है या जो भी मतलब पार्टी किसी भी पार्टी का है, वो अगर जीतने के बाद क्या करता है दूसरी पार्टी के अंदर चला जाता है, उसको इलीगल कर दिया गया, मतलब कि एंटी डिफेक्शन लॉ बनाया गया और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 10th शेड्यूल को ऐड किया गया। तो अब हमारे पास 10 शेड्यूल हो गए। उसके बाद 61st अमेंडमेंट की गई 1989 के अंदर, जिसके अंदर हमारी वोटिंग एज 21 साल से घटाकर 18 साल कर दी। तो 1989 से पहले हमारी एज थी वोटिंग की 21 ईयर्स और अब 18 साल से बड़ा व्यक्ति वोट कर सकता है। 73rd अमेंडमेंट की गई 1992 के अंदर, जिसके अंदर इंट्रोडक्शन किया गया किसका, पंचायत राज का। एडिशन ऑफ पार्ट 9 को ऐड किया गया और 11th शेड्यूल को इंसर्ट किया गया। तो अभी यहां पे 10 शेड्यूल हुए थे, अब यहां 11 शेड्यूल हो गए। इस 11th शेड्यूल में 29 फंक्शंस बताए गए पंचायत के। उसके बाद हमारे पास आया 74th अमेंडमेंट 1992 के अंदर ही, जिसके अंदर क्या बोला गया, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया अर्बन लोकल बॉडीज को, जो म्युनिसिपैलिटीज होती है ना अर्बन एरियाज के अंदर, उसके लिए। और इसको पार्ट 9A के अंदर जोड़ा गया और यहां पे हमारे पास 10th 11th और ये आया 12th शेड्यूल, जिसके अंदर 18 फंक्शंस बताए गए म्युनिसिपैलिटी के। उसके बाद आया हमारा 86th अमेंडमेंट 2002 के अंदर, जिसके अंदर आर्टिकल 21A को ऐड किया गया हमारे फंडामेंटल राइट्स के अंदर, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। और बोला गया कि सभी बच्चे जो कि 6 से 14 साल की उम्र के बीच में हैं, उनको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दी जाएगी आर्टिकल 21A के हिसाब से। इसी तरीके से जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज थी उसके अंदर भी अमेंडमेंट किया गया आर्टिकल 51A के अंदर, और बोला गया कि ये ड्यूटी बनती है पेरेंट्स की कि वो अपने 6 से 14 साल के बच्चों को एजुकेशन दिलाएं। और हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में भी चेंज किया गया और यही सेम बात वहां पे भी बोली गई। उसके बाद आया हमारा 91st अमेंडमेंट 2003 के अंदर, जो इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर आर्टिकल 75(1)A और आर्टिकल 75(1)B को ऐड किया गया। इसके अंदर बोला गया आर्टिकल 75(1)A के अंदर कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ मिनिस्टर्स होंगे पीएम को इंक्लूड करते हुए, वो मैक्सिमम कितने होंगे, 15% ऑफ टोटल नंबर ऑफ लेजिस्लेटिव लोकसभा मेंबर्स। जो लोकसभा के जितने मेंबर्स होंगे उनके 15% से ज्यादा मिनिस्टर्स नहीं होंगे। ये सेम चीज जो थी हमारी स्टेट के ऊपर भी एप्लीकेबल होती है, जैसे ये सेंटर के ऊपर एप्लीकेबल हो रही है, स्टेट के ऊपर भी एप्लीकेबल होगी। जो भी लेजिस्लेटिव असेंबली होगी उसके 15% से ज्यादा मिनिस्टर्स नहीं बनाए जा सकते। और आर्टिकल 75(1)B के अंदर बोला कि अगर कोई व्यक्ति चाहे वो लोकसभा का है या राज्यसभा का है, और सेम चीज स्टेट के लिए, अगर वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हो और वो एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर पाया जाता है, जो हमने पहले अमेंडमेंट पढ़ी थी जहां पे एंटी डिफेक्शन लॉ को ऐड किया गया था, तो वो डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा। चाहे वो मिनिस्टर हो, उसकी मिनिस्ट्री भी चली जाएगी और वो मेंबर भी नहीं रहेगा पार्लियामेंट या फिर स्टेट असेंबली का। ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अगर हम देखें तो तीन तरीके के होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट और डिप्यूटी मिनिस्टर। और जो डिप्यूटी सीएम होता है वो भी कैबिनेट मिनिस्टर ही होता है। उसके बाद आई हमारे पास 99th अमेंडमेंट जो आई 2014 के अंदर, जिसके अंदर आर्टिकल 124A को ऐड किया गया और एनजेएसी को बनाने का फॉर्मेशन के लिए बोला गया। नेशनल जुडिशियल कमीशन है ये, जिसके अंदर जो ये जुडिशरी होती है, जो हमारे जजेस अपॉइंट होते हैं हायर जुडिशरी के, जितने भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज, उसकी अपॉइंटमेंट के लिए नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन बनाई गई उनकी अपॉइंटमेंट के लिए, कि अब एक नए सिस्टम से इनकी अपॉइंटमेंट होगी। पहले कॉलेजियम सिस्टम से होती थी और अब एनजेएसी से की गई, जिसको बाद में जो हमारा एपेक्स कोर्ट था उसने अनकॉन्स्टिट्यूशन बोल के स्ट्रक डाउन कर दिया, क्योंकि इसके अंदर जो गवर्नमेंट थी उनको बहुत ज्यादा इंक्लूड किया जा रहा था और इसलिए फिर वापिस अब हम कॉलेजियम सिस्टम के ऊपर ही डिपेंड करते हैं। उसके बाद हमारे पास आई 101st अमेंडमेंट जो कि 2016 के अंदर आई, जिसके अंदर जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया गया। और ये जो जीएसटी था हमारी कंट्री के अंदर 1 जुलाई 2017 से फंक्शन के अंदर आया, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर ये लेटर डेट पे आया था, इसके एक हफ्ते के बाद। फर्स्ट एंड सेकंड अमेंडमेंट 2018 में हुई, जिसके अंदर नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास को बनाया गया। 103rd अमेंडमेंट 2019 में हुई, जिसके अंदर ये बोला गया कि जो इकोनॉमिकली एंड वीकर सेक्शंस होंगे उनको रिजर्वेशन दी जाएगी 10% तक। किस चीज में? एकेडमिक ऑर्गेनाइजेशंस और गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर। ठीक है। उसके बाद 104th अमेंडमेंट आई, जो कि 2020 में ही आई, जिसने रिजर्वेशन की बात की एससी और एसटी के लिए लोकसभा
और स्टेट असेंबली की सीट के लिए। उसके बाद मैंने एक अमेंडमेंट बीच में छोड़ दी थी 24th अमेंडमेंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है, उसको आप जरूर पढ़िएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि वो अमेंडमेंट क्या है। उसको हमने केस के अंदर भी बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। तो ये सारी जो अमेंडमेंट्स है इंपॉर्टेंट है, इनको अगर आप पढ़ोगे तो आपके एग्जाम के अंदर जो भी आपके क्वेश्चंस बनते हैं आप उनको अच्छे से कर पाओगे।